नाज़रीन किराम, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आप जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे 11th क्लास, 12th क्लास और 10th क्लास का उर्दू का क्लास शुरू हो चुका है और हम बारी बारी सारी क्लासें दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो माक़बल वाले असबाक के अंदर माक़बल वाले सबक में हमने क्लास 11th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में हमने सवार कर आपके दरमियान पेश किया था। आज उसी चैप्टर का यानी क्लास 11th उर्दू चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव आपके दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर हमने ऊपर में लिख रखा है मारूसी सवालात मा जवाबात, यानी कि ये वो सवालात हैं और वो जवाबात हैं जो ऑब्जेक्टिव है यानी एक नंबरिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। क्या सवाल है बाबू कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था, उनका पूरा नाम क्या था, उसके बारे में कहते हैं। उसके जवाब में असदुल्ला बेग, यानी मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था, असदुल्ला बेग खान था, ठीक है ना। दूसरा नंबर में कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब किस साल पैदा हुए, यानी मिर्ज़ा गालिब के बारे में पैदाइश किस साल हुए थे, ये किस साल पैदा हुए थे, इनके पैदा होने के बारे में सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। क्या हुआ, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि हमको साफ साफ नहीं दिखता है, तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो के क्वालिटी जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर पढ़कर समझा देते हैं, पढ़कर बता भी देते हैं, ताकि वो बच्चा जिसको अगर थोड़ा सा कम भी अगर दिखे ना तो वो आसानी से हम जो बोलते हैं तो साउंड के माध्यम से हमारी बोली के जरिए वो आसानी से समझ सके कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। 3 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया आगरा, ठीक है ना। यानी मिर्ज़ा गालिब साहब कहाँ पैदा हुए थे, आगरा के अंदर पैदा हुए थे। 4 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था, इनके वालिद मोहतरम यानी पिताजी का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ठीक है ना। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग इनका वालिद साहब का नाम था। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम क्या था, यानी वालिदा के मतलब क्या होता है, माँ, इनकी माँ का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ठीक है ना। इज़्ज़तुन्निसा बेगम इनकी माँ का नाम था और मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग जो थे ये इनका वालिद मोहतरम साहब थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 6 नंबर में है कि असदुल्ला बेग खान का तखल्लुस क्या था, यानी असदुल्ला बेग खान जो थे ये अपना तखल्लुस क्या करते थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया गालिब, यानी कि जब ये शेर व शायरी के दुनिया में आए ना तो उसके बाद इनका असल नाम तो था असदुल्ला बेग खान था, लेकिन जब शेर व शायरी के दुनिया में आए, खुतूत नवीसी के अंदर जब ये आए तो इन्होंने अपना तखल्लुस क्या करने लगे, गालिब तखल्लुस करने लगे, ठीक है ना। अगला सवाल है कि 7 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब का विसाल कब हुआ, ठीक है ना। विसाल का मतलब अब क्या होता है, यानी इनकी वफात कब हुई थी, इनकी मौत कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया कि 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इनकी विसाल हुई थी, यानी इनकी मौत हुई थी। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई, 13 बरस की उम्र में, यानी गालिब साहब की जो शादी थी वो 13 बरस के अंदर ही इनकी शादी कर दी गई, यानी 13 बरस के जब ये हुए तो इनकी शादी हो गई, ठीक है ना। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब की अहलिया का क्या नाम था, इमराऊ बेगम। उसके जवाब में क्या जिक्र किया, इमराऊ बेगम इनकी अहलिया का नाम था। अगला सवाल है हाली के अलावा किस शागिर्द ने गालिब का मरसिया लिखा था, यानी कि हाली तो इनके शागिर्द तो थे ही, उसके बाद कहते हैं हाली साहब जो थे इनका तो मरसिया तो लिखे थे, लेकिन इस सवाल में कहते हैं कि इनके अलावा यानी हाली के अलावा और दिगर दूसरे कौन से शागिर्द थे जो इनका मरसिया लिखे थे। मरसिया क्या होता है, आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़े होंगे। मरसिया वो होता है जो मरने वाले के औसाफ़े हमीदा को बयान करके उसके ऊपर रंजो गम का इजहार जो किया जाता है वही क्या होता है, मरसिया कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं जवाब में जिक्र किया मीर मेहदी मजरूर, यानी
10 नंबर सवाल का जवाब क्या हुआ? मीर मेहदी मजरूह साहब जो थे ये गालिब के शागिर्द भी थे और हाली के अलावा ये भी क्या किए थे? मरसिया लिखे थे। ठीक है ना। अगला सवाल है, गालिब ने समरे नौरस किसको कहा? देखिए, गालिब ने समरे नौरस किसको कहा है? तो उसके जवाब में जिक्र किया अलाउद्दीन खान इलाही को। ठीक है ना। जैसे कि गालिब समरे नौरस का मतलब ये कहा, आप किताब पढ़े होंगे तो उसके अंदर भी बता दिया गया कि समरे नौरस का मतलब ये होता है कि जो उनके सामने नशो नुमा पाए हो, जो उनके सामने बड़े हो, परवरिश पाए हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? समरे नौरस कहा जाता है। तो गालिब साहब के सामने जो थे अलाउद्दीन खान इलाही साहब जो थे वो परवरिश पाए थे, वही नशो नुमा हुई थी, उनके सामने ही हुई थी, इसलिए गालिब ने समरे नौरस अलाउद्दीन खान इलाही को कहा था। ठीक है ना। उसके अगला सवाल है, आलम अरवाह से क्या मुराद है? ठीक है ना। आप किताब के अंदर पढ़े हैं कि दो लफ्जों का यहाँ पर गालिब साहब जिक्र किए थे, आलम गैब और आलम अरवाह। ठीक है ना। तो आलम अरवाह और आलम आबो गिल। तो आलम अरवाह से मुराद क्या है? उसके जवाब में जिक्र किया आलम गैब, यानी गैब की दुनिया, यानी कह लीजिए आखिरत। ठीक है ना। आलम अरवाह से मुराद क्या है? आलम गैब यानी वो आलम, वो दुनिया जिसके जहाँ पे रूहें रहती है। ठीक है ना। चलिए, आपके बोर्ड पर अगला सवाल है 13 नंबर है कि आलम आबोगिल से क्या मुराद है? यानी आप अपनी किताब में पढ़े हैं ना आलम अरवाह और आलम आबोगिल। तो आलम अरवाह के बारे में तो आपको बता दिया गया, आलम आबोगिल से क्या मुराद है? उसके जवाब में जिक्र किया है दुनिया। ठीक है ना। 14 नंबर में है, गालिब रोबाकारी के वास्ते कब भेजे गए? ठीक है ना। तो 8 रजब 1212 हिजरी को गालिब रोबाकारी के वास्ते भेजे गए। अगला सवाल है, देखते हैं, गालिब की इब्तिदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई थी? क्या कहते हैं? गालिब की इब्तिदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया मौलवी मुअज्जम साहब, यानी मौलवी मुअज्जम साहब जो थे ना, इन्हीं की निगरानी में गालिब की इब्तिदाई तालीम हुई थी। 16 नंबर सवाल है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैवान ज़रीफ किसको कहा? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब जो थे वो हैवान ज़रीफ किसको कहे थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया गालिब को, यानी कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब जो थे वो गालिब को हैवान ज़रीफ कहे थे। ठीक है ना। चूँकि हैवान ज़रीफ आप पढ़े हैं किताब के अंदर, क्यों कहे थे वो आपको किताब के अंदर जिक्र कर दिया गया। उसके बाद 17 नंबर सवाल में है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, किसने कहा था? ठीक है ना। इसके बारे में, इस लफ्ज़ की भी तहरीर, इस लफ्ज़ के बारे में भी गुफ्तगू किया गया था आपके माक़बल वाले सबक के अंदर कि मैंने, गालिब साहब ये कहते, कौन बोले थे? गालिब साहब बोले थे कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी कि जो भी ये खतूत भेजते थे ना, तो जिसके पास ये जाता था, जिसके नाम से ये खत भेजते थे, जब वो बंदा पढ़ता था तो ऐसा मालूम होता था कि भेजने वाला और पढ़ने वाला जिसके नाम से भेजा गया वो दोनों आपस में आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। उसी को यहाँ पे कहा कि मैंने वो अंदाज से तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये किसने कहा? तो उसके जवाब में जिक्र किया मिर्जा गालिब साहब बोले थे। अगला सवाल है 18 नंबर में, गालिब ने अपनी आखिरी 2 दहाइयों में तकरीबन कितने खतूत लिखे थे? क्या कह रहे हैं? गालिब ने अपनी आखिरी 2 दहाइयों में तकरीबन कितने खतूत लिखे? आखिरी 2 दहाइयों का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में इन्होंने कितने खतूत लिखे थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया 900 खतूत जिक्र किए थे। 900 खतूत ये लिखे थे। चूँकि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो गद्र हुआ था, गद्र का मामला जो पेश आया था, उसके बाद इनकी हालात जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, इनका कोई मशगला नहीं था। अब बिल्कुल ये ज़ईफ़ कमज़ोर भी हो चुके थे हर एतबार से। तो ये अपना दिल बहलाने के लिए खतूत नवेसी के अंदर ये लग गए, खतूत लिखा करते थे और अपने दोस्तों को खतूत भेजते थे। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे कहा, गालिब साहब जो है अपनी आखिरी 2 दहाइयों में तकरीबन कितने खत लिखे थे? 900 खतूत लिखे थे। तो ये रहा आपके दरमियान मारूसी सवालात और उसके जवाबात क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 का। फिर हम अगले सबक में मिलेंगे। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।